साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर जो कि है सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था उसका पार्ट 2 देखेंगे। इसके पहले पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं, तो नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा जिसके माध्यम से आप पार्ट 1 को कवर कर सकते हैं। तो ये हमारा पार्ट 2 है सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था पार्ट का। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं। क्या चीज़? क्रिस्टल जालक। तो जो क्रिस्टल जालक होता है ना, ये त्रिविम में जो जालक बिंदु होते हैं, तो मान लीजिए कि हमारे पास कई सारे जालक बिंदु हैं, तो उन जालक बिंदु को अगर हम नियमित क्रम में व्यवस्थित करें तो जो हमें संरचना प्राप्त होगी ना, उसको हम बोलते हैं क्रिस्टल जालक। चलिए इसको पहले रफ में समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे यहाँ पर हमारे पास एक बिंदु है, यहाँ पर बिंदु है, इस प्रकार से हमारे पास कई सारे बिंदु हैं। तो इन बिंदुओं को मिलाते हुए हम एक 3D संरचना बनाएं। यहाँ पर त्रिविम लिखा है। त्रिविम का मतलब क्या है? 3 अक्ष पे, एक्स वाई और जेड अक्ष पे। तो जो त्रिविम है इसमें कई सारे बिंदुओं को अब ये बिंदु हमारे अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी एक हो सकते हैं। तो इनको यदि हम नियमित क्रम में व्यवस्थित करें, इस प्रकार से इनको हम नियमित क्रम में एक के बाद एक रख के इन कणों को व्यवस्थित करें, तो जो ये हमें संरचना प्राप्त होगी ना, इस संरचना को ही बोलते हैं क्रिस्टल जालक। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक। तो इस प्रकार से कई सारे बिंदु होंगे और इनको मिलाते मिलाते इस प्रकार से मिला देंगे, तो जो संरचना हमें प्राप्त होगी ना, इसको बोलते हैं क्रिस्टल जालक। इस संरचना को क्या बोलते हैं? इस संरचना को बोलते हैं क्रिस्टल जालक। तो ये हमें जो प्राप्त हुआ है ना, ये है क्रिस्टल जालक। तो परिभाषा कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि त्रिविम में, कहाँ पर? त्रिविम में अनेक बिंदुओं में क्या क्या आ जाएगा? जैसे हमारा अणु आ जाएगा, परमाणु आ जाएगा या फिर आयन आ जाएगा। तो त्रिविम में अनेक बिंदुओं की जो नियमित व्यवस्था होती है, त्रिविम में अनेक बिंदुओं की जो नियमित व्यवस्था होती है, उसी को हम लोग क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। अब यहाँ पर क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण जान लेते हैं कि जो हमें क्रिस्टल जालक प्राप्त होगा, इस क्रिस्टल जालक के क्या लक्षण है, क्या गुण है इसमें जो दिखाई पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि क्रिस्टल जालक में जो प्रत्येक बिंदु होते हैं ना, ये वाले बिंदु, ये प्रत्येक बिंदु जो है, तो क्रिस्टल जालक का जो प्रत्येक बिंदु है ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये अवयवी कण को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट करता है? अवयवी कण को। अवयवी कण का मतलब है कि या तो वहां पर हमारा अणु है, या परमाणु है, या फिर आयन है। इन तीनों में से एक है यहाँ पर। तो क्रिस्टल जालक के अंदर जितने भी बिंदु होते हैं, ये सभी बिंदु अवयवी कण को प्रदर्शित करते हैं। तो ये हम पहला पॉइंट बताते हैं। तो इस प्रकार से लिखते हैं कि क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु जो है वो अवयवी कण को प्रदर्शित करता है। अवयवी कण का मतलब है या तो अणु, या तो परमाणु, या फिर आयन। इन तीनों में से किसी एक को प्रदर्शित करता है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो हमारा क्रिस्टल जालक है ना, उसमें प्रत्येक बिंदु, जितने भी बिंदु है उनका नाम क्या है? तो उन बिंदु को हम बोलते हैं जालक बिंदु। क्या बोलते हैं? जालक बिंदु कहते हैं, अथवा उसको हम लोग जालक स्थल भी बोलते हैं। तो क्रिस्टल जालक का प्रत्येक बिंदु जो है वो जालक बिंदु या फिर जालक स्थल कहलाता है। तो सेकेंड पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट बताते हैं कि जो क्रिस्टल जालक है ना, जो हमारा क्रिस्टल जालक है, उसमें जो बिंदु हैं उन बिंदुओं को हम कैसे मिलाएंगे। तो क्रिस्टल जालक में जो बिंदु है ना, इनको सीधी रेखाओं से जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ते हैं? सीधी रेखाओं से। सीधी रेखाओं से इसलिए जोड़ते हैं ताकि भाई हमें एक निश्चित ज्यामितीय संरचना मिल जाए। क्योंकि अगर हम सीधी रेखा से नहीं जोड़ेंगे ना, तो ज्यामितीय संरचना निश्चित नहीं होगी। ज्यामितीय संरचना प्राप्त तो होगी लेकिन वो निश्चित नहीं होगी। तो हमें निश्चित ज्यामितीय संरचना प्राप्त हो, इसीलिए जो जालक बिंदु होते हैं इनको सीधी रेखा से जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर ये हमारा जालक बिंदु है, ये भी हमारा जालक बिंदु है, तो इन दोनों को ऐसे सीधी रेखा के माध्यम से जोड़ा गया है। ये जालक बिंदु हमारा है, ये भी जालक बिंदु है, इनको इस प्रकार से सीधी रेखा से जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से सभी जालक बिंदुओं को एक दूसरे के माध्यम से हम किस प्रकार से जोड़ते हैं? सीधी रेखा में जोड़ते हैं। तो वो तीसरे पॉइंट में बताते हैं। तो ये अभिलक्षण भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रकार से क्रिस्टल जालक क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एकक कोष्ठिका। कौन सा टॉपिक है? एकक कोष्ठिका। इसे हम इकाई सेल यानी कि यूनिट सेल भी कहते हैं। तो एकक कोष्ठिका क्या होती है? तो जैसे अभी हमने यहाँ पर क्रिस्टल जालक बनाया था, तो क्रिस्टल जालक में होता क्या है? इस प्रकार से कई सारे अणु इसमें जुड़े होते हैं, कई सारे इसमें बॉक्स होते हैं, तो वो हमारा क्रिस्टल जालक होगा। अब इस क्रिस्टल जालक के अंदर केवल हम एक बॉक्स उठा लें, ये वाला केवल हम एक बॉक्स उठा लें, तो वो हमारा जो एक बॉक्स है ना, वो हमारा कहलाएगा एकक कोष्ठिका। क्या कहलाएगा? एकक कोष्ठिका कहलाएगा। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि जालक
बिंदुओं का त्रिविम समूह है ये एक प्रकार का, क्या है, त्रिविम में समूह है। तो जालक बिंदुओं का वह त्रिविम समूह जिसे बार बार दोहराया जाए, उसी को बार बार रिपीट किया जाए तो संपूर्ण क्रिस्टल जालक बन जाए। यानी जो क्रिस्टल जालक है उसको बनने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, उसको बनने के लिए एकक कोष्टिका की जरूरत होती है। और जब कई सारी एकक कोष्टिकाओं को हम आपस में जोड़ देते हैं तो उससे हमें क्रिस्टल जालक बन जाता है। यानी कि क्रिस्टल जालक बनाने के लिए जो एकक कोष्टिका होती है ना, इसको कई बार दोहराया जाता है। तो हम कहेंगे कि त्रिविम समूह, वह त्रिविम समूह जिसको हम बार बार दोहराएं और दोहराने पर हम देखें कि हमें क्रिस्टल जालक मिल जाए। इसका मतलब जिस समूह को हम दोहरा रहे हैं वो क्या है, वो एकक कोष्टिका है, उसी को हम लोग इकाई सेल बोलते हैं। अब एकक कोष्टिका के पैरामीटर की बात करें तो एकक कोष्टिका के 6 पैरामीटर होते हैं। कितने होते हैं पैरामीटर? 6 होते हैं। इसमें हमारा अल्फा, बीटा, गामा होता है, ये कोण होते हैं। एक्स, वाई, जेड ये हमारी भुजाएं होती हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने एक घन बनाया, तो इस प्रकार से आप घन बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक आपको वर्ग बनाना है, उसके बाद आपको फिर से दूसरा वर्ग बनाना है और उस दूसरे वर्ग को इसके अर्ध से रखना है। उसके बाद इनके पॉइंट को इस प्रकार से मिला देना है, तो इस प्रकार से ये हमें घन प्राप्त हो जाता है। अब इस घन में हमें किसी एक कोने को पकड़ना है। तो मान लीजिए हमने इस कोने को पकड़ा, यहाँ पर है अवयवी कण। अब यहाँ पर हम एक रेखा इधर देख रहे हैं, एक रेखा इधर की ओर देख रहे हैं और एक रेखा इधर की ओर देख रहे हैं। तो इस प्रकार से त्रिविम संरचना होती है। इधर हमारा एक्स अक्ष होता है, इधर हमारा वाई अक्ष होता है और इधर हमारा जेड अक्ष होता है। तो इस प्रकार से 3 अक्ष हो जाते हैं, इसमें हमें 3 भुजाएं प्राप्त होती हैं। तो ये वाली हमारी एक्स हो जाएगी, ये वाली वाई और ये वाला जेड हो जाएगा। इसके बाद हमें 3 कोण भी दिखाई पड़ते हैं कि भाई एक्स और वाई के बीच का कोण क्या होगा, वाई और जेड के बीच का कोण क्या होगा, जेड और एक्स के बीच का क्या होगा। तो इस प्रकार से एक्स, वाई, जेड हमारी 3 भुजाएं हो जाएंगी, अल्फा, बीटा, गामा 3 कोण हो जाएंगे। अब जैसे हमें पता करना है कि एक्स और वाई के बीच कोण क्या होगा, तो एक्स और वाई के बीच का कोण पता करना है तो एक्स के सामने वाला नहीं होगा, वाई के सामने वाला नहीं होगा, जो बचा हुआ एंगल है वो होगा। तो एक्स वाई के बीच का कोण क्या होगा, ना तो अल्फा होगा ना तो बीटा होगा, क्या होगा, गामा होगा। तो यहाँ पर गामा लिख देते हैं। अब हमें पता करना है कि वाई और जेड के बीच का कोण क्या है। वाई के सामने बीटा है अर्थात हमारा कोण बीटा नहीं होगा। वाई और जेड के बीच में, जेड के सामने गामा है तो यहाँ पर कोण जो है गामा भी नहीं होगा, तो कोण क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अब हमें बताना है एक्स और जेड के बीच का कोण, तो एक्स के सामने हमारा कौन सा कोण यहाँ लिखा, अल्फा, वो नहीं होगा, और यहाँ पर जेड के सामने गामा लिखा, वो नहीं होगा। तो बचा हुआ एंगल यहाँ पर होगा, यहाँ पर बीटा होगा। तो इस प्रकार से 6 पैरामीटर हो जाते हैं, एक्स, वाई, जेड, अल्फा, बीटा, गामा। तो इस प्रकार से पैरामीटर कितने हो गए, 6 हो गए। अब यहाँ पर नोट पॉइंट आपको याद रख लेना है, क्रिस्टल तंत्र जो होते हैं, क्रिस्टल तंत्र हमारे कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो चैप्टर के लास्ट तक इसे हम कवर कर लेंगे, क्रिस्टल तंत्र को भी। तो क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं, हमारे 7 होते हैं। ब्रेवियस जालक कितने होते हैं, 14 होते हैं। अब क्रिस्टल तंत्र क्या होता है, ब्रेवियस जालक क्या होता है, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पर इस नोट पॉइंट को हमें याद कर लेना है कि भाई पैरामीटर कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्रिस्टल तंत्र कितने होते हैं, 7 होते हैं। ब्रेवियस जालक कितने होते हैं, 14 होते हैं। पर हम लोग देखते हैं एकक कोष्टिका के प्रकार, यानी कि इकाई सेल के प्रकार। तो इकाई सेल जो होता है मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला होता है सरल, या फिर इसी को आद्य बोलते हैं, या फिर इसी को मूलभूत बोलते हैं। तो तीनों नाम में कोई सा भी आपको एग्जाम में मिल सकता है, इसलिए तीनों को पढ़ना है। सरल या आद्य या मूलभूत एकक कोष्टिका, यानी कि SCC बोलते हैं इसको, सिंपल क्यूबिक सेल। क्या बोलते हैं, SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। तो आपको याद रखना है सरल या आद्य या फिर मूलभूत एकक कोष्टिका, ये हमारा पहला प्रकार है। सेकंड प्रकार की बात करें तो एकक कोष्टिका का जो दूसरा प्रकार है वो है केंद्रित एकक कोष्टिका। कौन सा, केंद्रित एकक कोष्टिका। सबसे पहले हम पहला देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा सरल या फिर आद्य या फिर मूलभूत एकक कोष्टिका, यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। अब क्या होता है SCC, तो SCC का मतलब है कि जो हमारी एकक कोष्टिका है ना, एकक कोष्टिका का मतलब यह है कि क्रिस्टल जालक के हमें किसी एक संरचना को लेना है। तो यहाँ पर हमने एक संरचना को ले लिया है। तो जो हमारा क्रिस्टल जालक होता है उससे हमने एक एकक कोष्टिका को ले लिया है। तो वह एकक कोष्टिका जिसमें जो अवयवी कण होंगे, क्योंकि हमने देखा कि अवयवी कण तो हर कोने पे होते हैं, तो यहाँ पर भी हर कोने पर अवयवी कण होंगे। तो वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण जो होते हैं ना, वो केवल कोने पर हों, केवल
कोने पर ही हो तो उसे हम बोलते हैं SCC। जैसे ये हमारी एकक कोष्टिका है तो इसमें हमने बता दिया कि भाई जो अवयवी कण है ना वो इसके प्रत्येक कोने पर है। कितने कोने हैं इसमें? 8 हैं, 8 कोने हैं। तो प्रत्येक कोने पर अगर अवयवी कण उपस्थित है, कोने के अतिरिक्त और कहीं उपस्थित नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे SCC। तो यहाँ पर हम बताते हैं सरल या आद्य या मूलभूत एकक कोष्टिका में कि वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण, क्या चीज? अवयवी कण केवल कोने पर ही उपस्थित होते हैं, सरल या फिर आद्य या फिर उसी को हम मूलभूत एकक कोष्टिका कहते हैं। फिगर भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सेकंड देखते हैं केंद्रित एकक कोष्टिका। कौन सा? केंद्रित एकक कोष्टिका। केंद्रित एकक कोष्टिका का मतलब है कि जो अवयवी कण है ना वो कोने पर तो हो, लेकिन कोने के अतिरिक्त अन्य भी किसी स्थान पर हो। अन्य किसी स्थान पे कहाँ कहाँ हो सकता है? तो अन्य किसी स्थान पे ये हो सकता है कि भाई जो इनकी फलक हैं, ये फलक कहलाती हैं, जो इसमें 4 दीवारी होती हैं और जो छत होता है और जो फ्लोर होता है ये फलक कहलाता। तो हो सकता है फलक पर हो सकता है किन्हीं दो विपरीत फलक पर हो सकता है इस पूरे क्यूब के केंद्र में हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो अवयवी कण है ना वो कोनों के अतिरिक्त अगर अन्य किसी एक स्थान पे भी उपस्थित हैं तो उसे हम बोलते हैं केंद्रित एकक कोष्टिका। तो हम इसमें लिखते हैं कि वह एकक कोष्टिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त अन्य स्थितियों पर भी उपस्थित होते हैं, केंद्रित एकक कोष्टिका कहलाती है। और जो हमारी केंद्रित एकक कोष्टिका होती है ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। तो पहला हमारा हो जाता है अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका। क्या चीज? अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, जिसे हम BCC कहते हैं। क्या कहते हैं? BCC। इसके बाद सेकंड है हमारा फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। फलक केंद्रित एकक कोष्टिका को हम बोलते हैं FCC। और तीसरा हमारा है अंत्यय केंद्रित एकक कोष्टिका। अंत्यय केंद्रित एकक कोष्टिका, इसे हम बोलते हैं ECC। तो चलिए एक एक को समझते हैं। इसको समझने से पहले सबसे पहले हम लोग क्यूब के बारे में यानी घन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम एक घन बना लेते हैं। तो इस प्रकार से कुछ हम घन बनाते हैं। तो ये हमारा इस प्रकार से तैयार होगा घन। इसमें वर्गों को हम जोड़ते हैं, इनके कोनों को। तो इस प्रकार से हमारा एक घन तैयार हो जाता है। अब इस घन में, घन जो हमारा एक रूम के जैसा ही है, बशर्ते शर्त ये है कि ये घन तब होगा जब इसमें जो चारों दीवारें हैं इसमें एक कोने से लेकर के ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, इन भुजाओं की जो दूरी है ना वो बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारा घन कहलाएगा। तो यहाँ पर हमने एक घन बना लिया है। हमने मान लिया है कि भाई इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान है, तो ये हमारा घन कहलाएगा। अब इस घन में यानी एक कमरे में हम क्या क्या देखते हैं? तो इस कमरे के अंदर हम ये देख सकते हैं कि कितने कोने होते हैं, यानी घन के अंदर कितने कोने होते हैं। तो घन के अंदर टोटल 8 कोने होते हैं। ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां। तो इस प्रकार से कितने कोने होते हैं? 8 कोने हो जाते हैं। अब कोने के अतिरिक्त इसमें जो सतह होती है ना, ये दीवारें जो है 4 दीवारें हो जाती हैं। एक ऊपर की छत हो जाती है, एक नीचे का फर्श हो जाता है, फ्लोर हो जाता है। तो इस प्रकार से इनको हम फलक बोलते हैं। इन सतह को क्या बोलते हैं? फलक। तो एक घन में हमारी कितने फलक होती हैं? तो फलक की बात करें तो टोटल 6 हो जाती हैं। कितने हो जाती हैं? 6 हो जाती हैं। 4 तो इसमें दीवारें हो जाती हैं, एक छत और एक इसमें फ्लोर हो जाता है। तो इस प्रकार से कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। केंद्र की बात करें तो एक घन के अंदर एक केंद्र होता है। कितने केंद्र होते हैं इसमें? इनका बीचों बीच का जो हिस्सा होगा वो केंद्र होगा। जैसे आपके रूम के बीच में एक केंद्र होगा तो वैसे ही केंद्र कितना होता है? एक होता है। फलक कितने होती हैं? 6 होती हैं। वहीं अगर हम कोने की बात करें तो कोने कितने हो जाते हैं? इसमें 8 हो जाते हैं। तो ये घन के बारे में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब एक एक समझते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से केंद्रित एकक कोष्टिकाएं 3 टाइप में हो जाती हैं। इसमें सबसे पहला है अंतः यानी कि काय केंद्रित एकक कोष्टिका। तो कई बार पेपर में अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका ना लिख करके काय केंद्रित एकक कोष्टिका यानी कि BCC लिख देता है। BCC, यहाँ B का अर्थ है बेस, तो बेस सेंटर्ड क्यूबिक यहाँ पर सेल होती है ये। तो अंतः यानी कि काय केंद्रित एकक कोष्टिका, इसको बोलते हैं BCC। अब BCC का मतलब क्या है? यानी कि काय केंद्रित एकक कोष्टिका का मतलब क्या है कि भाई जो यहाँ पर हमारा अवयवी कण है ना, वो अवयवी कण एकक कोष्टिका के कोने पर तो रहेगा। ये तो शर्त है कि भाई अवयवी कण कोने पर तो रहेंगे, लेकिन कोने के अतिरिक्त अन्य कहाँ पर होंगे भाई इसमें? तो कोने के अतिरिक्त केंद्र पर भी हो। कहाँ पर हो? कोने के अतिरिक्त केंद्र पर भी उपस्थित हो। तो ये शर्त है, केंद्र पर भी हो जाए तो उसे हम BCC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BCC। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग घन बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रकार से हमारा यहाँ पर एक घन तैयार हो जाएगा।
तो घन को बना लेते हैं। इस प्रकार से आपको घन बना लेना है। इस प्रकार से कोने को मिलाएंगे तो आसानी से आपका घन बन जाएगा। अब इस घन के अंदर जो अवयवी कण हैं, अवयवी कण कहाँ कहाँ होंगे? पहली बात तो कोने पर होंगे, लेकिन अगर खाली कोने पर होंगे तो वो तो SCC कहलाता है। अब इस SCC को हम BCC में बनाने के लिए क्या करेंगे? अवयवी कण जो है वो कोने पर तो हो, कोने के साथ साथ इस घन के केंद्र पर हो, तो इसका केंद्र यहीं कहीं बीच में होगा। तो यहाँ पर हम बना देते हैं कि भाई इसका केंद्र यहाँ पर है और कोनों के अतिरिक्त अवयवी कण इसके केंद्र पर भी है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? अब ये कहलाएगा BCC। अब ये क्या कहलाएगा हमारा? ये कहलाएगा BCC। तो यदि अवयवी कण जो है वो कोनों के अतिरिक्त जो एकक कोष्टिका हमने ले रखी है इसके केंद्र पर भी हो जाए अवयवी कण, तो उसे हम बोलते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका, यानी कि काय केंद्रित एकक कोष्टिका। तो ये पहला आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड टाइप जो इसमें आता है वो है फलक केंद्रित एकक कोष्टिका। कौन सी है? फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है, FCC। तो चलिए देखते हैं इसका फिगर पहले समझते हैं। सबसे पहले हम घन बनाते हैं। तो घन में हम देखते हैं कि जो अवयवी कण होंगे, अवयवी कण हमारे कोने पर तो रहेंगे भाई, कोने पर नहीं होंगे तो वो तो SCC नहीं कहलाएगा। तो अवयवी कण कोने पर तो रहते ही रहते हैं घन में, कोनों के अतिरिक्त कहाँ होंगे? तो कोनों के अतिरिक्त जो अवयवी कण हैं वो कोनों के अतिरिक्त फलक पर होने चाहिए, प्रत्येक फलक पर। तो यहाँ पर जैसे पहली फलक हमारी ये वाली हो गई ऊपर की छत, तो इसके बीचों बीच में बना दिया हमने। दूसरी फलक हमारी ये वाली हो गई तो इसमें बना दिया। तीसरी फलक हमारी ये वाली हो गई तो इसमें हमने बना दिया। चौथी फलक हमारी ये वाली हो गई तो इसमें हमने बना दिया। पांचवी फलक हमारी ये वाली हो गई तो इसका हमने बना दिया। और छठवीं फलक जो हमारी पीछे वाली दीवार है इसमें हो गई तो यहाँ पर हमने बना दिया। तो इस प्रकार से 6 फलकें हैं टोटल। इसमें 4 दीवारें हो गई और एक छत हो गई और एक फ्लोर हो गया, तो 6 फलक हो गई। तो प्रत्येक फलक पर भी हो जाए, यानी कि अवयवी कण जो है ना वो कोने पर तो हो, कोने के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर भी हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं FCC। तो ये जो हमारा फिगर है ये कहलाएगा FCC। क्या कहलाएगा? FCC कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अंत्य या आधार केंद्रित एकक कोष्टिका। तो जो अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका है इसको आधार केंद्रित एकक कोष्टिका भी बोलते हैं, इसको ECC भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ECC। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार की एकक कोष्टिका में जो अवयवी कण होते हैं वो तो कोने पर होंगे ही होंगे, कोने के अतिरिक्त 2 विपरीत फलक पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं? 2 विपरीत फलक पर होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, इसको इस प्रकार से फिगर में ड्रा करेंगे कि जैसे भाई ये हमारी एक एकक कोष्टिका हो गई, तो अवयवी कण कोने पर तो है, कोनों के अतिरिक्त आप कोई 2 विपरीत फलक उठाइए। जैसे आपने राइट की दीवार उठाई है तो सामने लेफ्ट की दीवार उठाइए, तो कोई भी आप, अगर आप अप वाली दीवार ले रहे हैं तो आप उसके सामने डाउन वाली लीजिए, कोई 2 विपरीत फलक लेना है। एग्जाम्पल जैसे हमने ये वाली फलक ली है तो इसके अपोजिट ये वाली फलक हो जाएगी। तो इस फलक पर अगर हमने यहाँ पर बनाया है अवयवी कण, तो इस फलक पर भी अवयवी कण यहाँ पर हो। तो 2 विपरीत फलकों पर भी अवयवी कण हो, कोनों के अतिरिक्त विपरीत फलकों पर भी अवयवी कण हो, तो उसे बोलते हैं ECC, यानी कि अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हमने जो सीखा है उसको एक समरी में शॉर्ट रूप में समझ लेते हैं कि भाई जो SCC होता है ना, इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? अवयवी कण जो होते हैं वो घन के कोनों पर होते हैं, केवल और केवल कोनों पर होते हैं। तो SCC में अवयवी कण केवल कोनों पर होते हैं। BCC की बात करें तो इसमें जो अवयवी कण होते हैं वो कोने पर तो होते ही होते हैं, कोने के अतिरिक्त इस घन के केंद्र पर होते हैं, तो ये हमारा BCC हो जाता है। FCC की बात करें तो FCC में जो अवयवी कण होते हैं वो कोने पर तो होते ही होते हैं, कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक पर भी होते हैं, प्रत्येक फलक पर भी होते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक फलक पर भी अवयवी कण हो जाएंगे। इस प्रकार से जो एकक कोष्टिका के प्रकार हैं ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। इसके आगे का हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे, तो यहीं पर हमारा जो पार्ट 2 है ये कवर हो जाता है। इसके आगे का जो सिलेबस है उसे हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। थैंक यू।